हेलो एवरीवन, नमस्ते, सुप्रभात। सभी का वेलकम, सभी का स्वागत। आरआरबी पीओ प्रीलिम्स 3 अगस्त 4 अगस्त को होना है। 15 मिनट आपके लेना चाहता हूं और 15 मिनट में बहुत प्रैक्टिकल बातें करूंगा। हवा हवाई रटी रटाई बातें जो है वो करने में नहीं आया हूं और ना ही मैं कभी ऐसी बातें करता हूं। कल 3 तारीख और 4 तारीख को जो आपका आरआरबी पीओ का प्रीलिम्स होने वाला है, इस एग्जाम में वो कौन से पॉइंट्स हैं जो हमें अपने माइंड में रखने होंगे। आखिर ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो हमें नहीं करनी है। एक तरीके से कह सकते हो लास्ट मिनट टिप्स हैं। कोई स्ट्रेटजी बताने नहीं आया हूं कि आप अगर ये सोच रहे हो कि सर आ गए स्ट्रेटजी बताने, कोई स्ट्रेटजी बताने नहीं आया हूं। जो आप अभी तक लेकर चल रहे थे सारी चीजें वैसे ही चलेंगी। बस ये बताने आया हूं कि वो कौन सी सिली मिस्टेक्स हैं, वो कौन सी छोटी छोटी गलतियां हैं जो आपको ड्यूरिंग एग्जाम नहीं करनी है। वो बात चाहे रीजनिंग सेक्शन की हो या बात चाहे क्वांट सेक्शन की हो। तो आइए शुरू करते हैं। जब से आपका एग्जाम पैटर्न बदला, नया एग्जाम पैटर्न आया, पता लगा कि रीजनिंग को 25 मिनट मिल रहे हैं और मैथ को 20 मिनट मिल रहे हैं। जब ये नया एग्जाम पैटर्न आया तो सबने अपनी अलग अलग स्ट्रेटजी बता डाली। बच्चों ने भी अपने आप से कई सारी चीजें जज कर ली। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताऊं, जब ये एग्जाम पैटर्न आया तो सबका एक माइंड मेकअप आज की डेट में बना पड़ा है। 90% लोगों का उन्होंने माइंड में ये करके रखा हुआ है कि भाई रीजनिंग में 25 मिनट मिल रहे हैं, यहां क्या करेंगे पूरे के पूरे 40 अटेम्प्ट्स कर लेंगे। यहां क्या करेंगे पूरे के पूरे 40 अटेम्प्ट्स कर लेंगे। और यहां जो है 20 मिनट का टाइम है तो यहां जितने मैक्सिमम हो पाएंगे 10 12 15 20 उतने कर लेंगे और खत्म कर देंगे। एज अ स्टूडेंट आप जो सोच रहे हो ठीक है भाई, आपने सोचा। कई सारे लोगों का ये कहना है कि भाई हम तो पूरे तो ना कर पाए, कोई बात नहीं, यहां से जितना मैक्सिमम कर लेंगे वो कर लेंगे और यहां से जितना मैक्सिमम कर लेंगे वो कर लेंगे और उसके बाद इन दोनों को क्या करेंगे अटेम्प्ट करके पेपर छोड़ देंगे, हो जाएगा। कई सारों ने नंबर सोच रखा है कि टारगेट बना के चल रहे हैं कि 30 क्वेश्चन भाई यहां से करने हैं और 25 क्वेश्चन हमें यहां से करने हैं। तो कई ने यह सोच रखा है कि यहां से 35 क्वेश्चन हमें करने हैं और कई ने सोच रखा है कि यहां से 20 क्वेश्चन करने हैं। 55 क्वेश्चन कराएंगे विद एक्यूरेसी, हो जाएगा सिलेक्शन, आराम से प्री निकल जाएगा। देखो एक स्टूडेंट के तौर पे आपका ये सोचना जायज है, लेकिन अगर मैं भी यही सोचूं और मैं भी आपको यही बताऊं तो आप में और मुझ में फिर कोई फर्क नहीं रह जाएगा। एक एजुकेटर जो है वो अगर अपने एस्पिरेंट्स को या आपके जो स्टूडेंट्स हैं अगर आप उनको गाइड कर रहे हो तो फिर आप उनको जो वो सोच रहे हैं अगर वही बता रहे हो तो फिर आप क्या ही एजुकेट कर रहे हो। एज एजुकेटर मेरा ये दायित्व है कि मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊं जो आपके एग्जाम के लिए कारगर साबित हो। एज ए स्टूडेंट मैं अगर आपकी जगह होता और मेरे एग्जाम में भी सेम यही पैटर्न चेंज हुआ होता तो मैं भी कुछ ऐसा ही सोचता जो आप सोच रहे हो। तो दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, आइए सुनिए मेरी बात को। अगर आप पहले से प्री डिसाइडेड है आपका, आप ये सोच के जा रहे हो कि रीजनिंग में मैं पूरे के पूरे 40 अटेम्प्ट कर लूंगा या 30 अटेम्प्ट कर लूंगा या 45 अटेम्प्ट कर लूंगा, 45 सॉरी कह रहा हूं 35 अटेम्प्ट कर लूंगा, मैथ में मैं 25 कर लूंगा या 20 कर लूंगा। अगर आप ये सोच के जा रहे हो तो मेरी केवल एक बात का आपको जवाब देना है, क्या एग्जामिनर आपके हिसाब से चलने वाला है? सोचिएगा इस बात को, क्या एग्जामिनर आपके हिसाब से चलने वाला है? नहीं ना। क्या आप जो सोच रहे हो क्या एग्जामिनर उस हिसाब से पेपर सेट करने वाला है? नहीं। एग्जामिनर हमारे हिसाब से तो पेपर सेट नहीं करेगा कि नहीं नहीं बच्चों ने ये सोच के रखा है कि रीजनिंग में पूरा करेंगे, मैथ में जितना हो पाएगा उतना करेंगे, तो बच्चों के हिसाब से चलो। हमें एग्जामिनर के हिसाब से चलना है, एग्जामिनर हमारे हिसाब से नहीं चलेगा। एग्जामिनर ने मान लो ये सोच लिया कि उसने कहा एक काम करते हैं, रीजनिंग में 25 मिनट ज्यादा समय है, एक काम करो रीजनिंग वाले सेक्शन को टफ कर दो। उसने रीजनिंग को टफ कर दिया और उसने कहा कि मैथ में 20 मिनट है, उसने मैथ वाले सेक्शन को क्या बना दिया, आसान बना दिया। ऐसा एग्जामिनर सोच सकता है। अब जब वो रीजनिंग वाले सेक्शन को टफ बना देगा तो आपके अरमानों पे पानी फिर जाएगा। जो आपने 40 अटेम्प्ट 35 अटेम्प्ट 30 अटेम्प्ट का सपना देख रखा है, इन पे पानी फिर जाएगा। और जब इन पे पानी फिरेगा, जब आप देखोगे कि आपने तो रीजनिंग में, क्योंकि आपने अपने माइंड में एक नंबर सेट कर रखा है, जब आप एग्जाम में उस नंबर को टैकल नहीं कर पाओगे, आपने देखा यार मेरे तो रीजनिंग में केवल 20 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट हो पाए, बना दिया एग्जामिनर ने थोड़ा सा लेवल का पेपर।
और आपके केवल 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए, यहीं पे क्या हो जाओगे, यहीं पे हो जाओगे पैनिक। और जैसे ही यहां पे पैनिक हुए तो उस पैनिक होने का इंपैक्ट आपको कहां मिलेगा, यहां मिलेगा। यहां पे तुम घबरा गए, माइंड आपका जो है वो टेंशन में आ गया, और जैसे ही आप यहां टेंशन में आए फिर क्वांट आपकी इजी भी आएगी ना, तो आप यहां पे बेटर परफॉर्म नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे, घबरा जाओगे भाई, आपका ये सेक्शन खराब हो गया, ऐसा आप सोच के चल रहे हो कि यार मेरा तो रीजनिंग खराब हो गया, अब मेरा क्वांट क्या ही अच्छा होगा, मेरा तो प्रीलिम्स गया। लेकिन आप इस बात को समझिए कि अगर ये सेक्शन टफ आएगा तो ये टफ केवल क्या इकलौता आपके लिए आएगा, सबके लिए तो नहीं आएगा। ओ सॉरी, मतलब आप ऐसा सोचते हो कि केवल मेरे लिए टफ आया है, सबके लिए नहीं आया। तो अगर टफ आएगा तो यार ऑब्वियस सी बात है सभी के लिए आएगा, अगर टफ आएगा तो सबके लिए आएगा। लेकिन हमें सबसे क्या मतलब है, हमें तो अपने आप को देखना है। ड्यूरिंग एग्जाम हम ये तो पूछने नहीं जाएंगे क्यों भैया तुम्हें भी रीजनिंग टफ लग रही है क्या, नहीं। तो अब आप जो माइंडसेट लेकर जा रहे हो, जो नंबर आप सेट करके लेके जा रहे हो, जो आपने सोच के रखा है कि 55 अटेम्प्ट करने हैं, 60 अटेम्प्ट करने हैं, 62 अटेम्प्ट करने हैं, 65 अटेम्प्ट करने हैं, इन अरमानों पे पानी फिर जाएगा, क्योंकि एग्जामिनर आपके हिसाब से नहीं चलने वाला। वो तो पेपर कैसा भी सेट कर सकता है, वो यहां पे टफ कर सकता है, इस सेक्शन को आसान कर सकता है। तो मेरे प्यारे भैया, इस पूरी बात का कंक्लूजन क्या निकलता है, इस पूरी बात का कंक्लूजन ये निकलता है कि आपका जो माइंड है, आपका जो माइंड है, उस माइंड में कोई भी नंबर लेकर एग्जाम में मत जाइए। नो नंबर, कोई नंबर आपको सोचना ही नहीं है कि हम 25 करेंगे रीजनिंग में, 15 करेंगे मैथ में, 40 करेंगे रीजनिंग में, 30 करेंगे मैथ में, किसी भी नंबर को आपको नहीं सोचना है। बहुत ही प्रैक्टिकल बात मैं कर रहा हूं। जब ऐसा कुछ आप सोच के नहीं जाओगे, आपका माइंड मेकअप केवल क्या होना चाहिए, आपके माइंड में केवल एक बात होनी चाहिए, मैंने पिछले इतने महीनों से प्रैक्टिस की है, मैंने इतने पिछले महीनों से अभ्यास किया है, चीजों को सीखा है, मॉक दिए हैं, मेरा नॉलेज का लेवल मुझे पता है, किन क्वेश्चंस में मुझे प्रॉब्लम होती है मुझे पता है, कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैं इजीली कर लेता हूं वो मुझे पता है। तो मैं एक काम करूंगा, मैं एग्जाम में जब बैठूंगा तो एग्जाम की सिचुएशन के हिसाब से मैं परफॉर्म करूंगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मैं जैसा एग्जामिनर पेपर सेट करेगा उस हिसाब से मैं अपनी वहां पे परफॉर्मेंस डिलीवर करूंगा, क्योंकि आप जो सोच के जा रहे हो वैसा एग्जाम में हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं। आप तो अपने हिसाब से सोच लेते हो कि यहां टाइम ज्यादा है पूरा कर लेंगे, यहां टाइम कम है तो कम क्वेश्चन कर लेंगे, बट अपोजिट हो सकता है। इतना आसान पेपर भी आ सकता है कि हो सकता है यहां 20 मिनट में आप 35 बना लो और यहां आप 25 मिनट के होते हुए भी 20 क्वेश्चन ना बना पाओ। तो इसका सबसे बढ़िया तरीका यह है कि डोंट गो विद एनी नंबर इन योर माइंड। अपने माइंड में किसी भी नंबर के साथ आपको एग्जाम में जाने की जरूरत नहीं है। इसका बड़ा सिंपल सा फंडा दोस्तों यही है कि आप एग्जामिनेशन हॉल में जब बैठोगे तो जैसे एग्जामिनर की सिचुएशन वो बना के आपको देगा, जैसा वो पेपर पैटर्न बना के देगा, उस हिसाब से हमें क्या करना होगा, अपनी परफॉर्मेंस देना होगा। तो अभी के अभी अपने माइंड से ये चीज निकाल दो कि 40 करने हैं, 50 करने हैं, 55 करने हैं, 60 करने हैं, क्योंकि आपके माइंड में ना एक बात घुसी हुई है कि हर बात कट ऑफ जो है वो 50 से 60 के बीच जाती है, तो आपकी बात भी कट ऑफ 50 से 60 के बीच ही जाएगी। कोई इस दुनिया में सिंगल एक पर्सन ऐसा नहीं है जो ये बता सके कि कट ऑफ क्या जाएगी। कट ऑफ 40 भी जा सकती है, कट ऑफ 42 भी जा सकती है, कट ऑफ 44 भी जा सकती है। कट ऑफ कितनी जाएगी ये पता है, ये सेट मतलब डिपेंड करता है कि एग्जामिनर किस लेवल का पैटर्न जो है वो सेट करेगा। उसने बना दिया एक्सट्रीमली हाई लेवल, ऑब्वियस सी बात है कट ऑफ डाउन हो जाएगी, और बहुत आसान बना देगा तो कट ऑफ आपकी हाई हो जाएगी। ये सब सोचना आपका काम ही नहीं है कि कट ऑफ कितनी जाएगी कितनी नहीं जाएगी, कितना अटेम्प्ट करें कितने ना अटेम्प्ट करें। ये सारी चीजें ये एक तरीके से कह सकते हो वाहियात प्रश्न होते हैं जो बच्चे टीचर से पूछते हैं, सर इस बार कट ऑफ कितनी जाने की संभावना है, सर कितने अटेम्प्ट करना सही रहेगा, 50 कर देंगे हो जाएगा। किसको पता है यार, कौन ऐसा टीचर है, टीचर पेपर सेट करता है क्या, मैं सेट करूंगा या कोई भी अदर टीचर, वो कोई भी टीचर हो, जितने भी लोग पढ़ा रहे हैं कोई भी टीचर हो, क्या वो पेपर सेट करेंगे। तो आप उनसे ये जो प्रश्न पूछते हो कि कितने अटेम्प्ट कर लें सेफ होगा, ये गलत क्वेश्चन पूछते हो।
नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स जो हैं वो आपके मैक्सिमम यू कैन, जितने आप कर सकते हो आप वो करके आओ, आप अपना बेस्ट वहां पे डिलीवर करके आओ, बाकी चीजें आप छोड़ दो। तो पहली बात, आज का पहला इस सेशन का जो टिप है वो पहली फर्स्ट और कह सकते हो इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल टिप है कि आपको क्या करना है दोस्त, आपको सिंपल सा एग्जाम में अपना बेस्ट परफॉर्म करके आना है। किसी भी नंबर के साथ एग्जाम देने मत जाइए कि 50 कर लेंगे, 55 कर लेंगे, 65 कर लेंगे। एग्जामिनर आपके हिसाब से नहीं चलने वाला, एग्जामिनर अपने हिसाब से पेपर सेट करेगा। ये रहा सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब मैं सीधे मुद्दे पर बात करता हूं कि विद एग्जाम मतलब विद इन एग्जाम, जब आप एग्जाम दे रहे होगे तो उस समय ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको नहीं करनी है और ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको करनी है। अब दोस्तों मैं बात करता हूं एक एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट को लेकर। जैसे दो ही सेक्शन है, आपको पता है आपको मैथ मिलेगा और आपको पता है कि आपको रीजनिंग मिलेगी। ठीक, आपको रीजनिंग मिलेगी। जब आपका पेपर स्टार्ट होता है तो पेपर स्टार्ट होने के पहले ही इंस्ट्रक्शन में साफ साफ लिखा होता है, डू नॉट स्पेंड मच टाइम या मोर टाइम इन एनी सिंगल क्वेश्चन। किसी एक क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा समय इस्तेमाल मत करिए, ये पहले ही लिखा होता है। वही काम आपको करना है कि अगर आप चाहे मैं मैथ की बात करूं या फिर मैं बात करूं रीजनिंग की, आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत बढ़िया तरीके से लेकर चलना है। टाइम मैनेजमेंट आपका नहीं बिगड़ना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट इन द सेंस कि अगर आपने किसी क्वेश्चन को क्या किया, किसी क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट किया, हाफ क्वेश्चन सॉल्व हो गया, उसके बाद आप फंस गए, तो तुरंत क्या करिए, तुरंत उस क्वेश्चन को, सपोज दैट आपका क्वेश्चन जो है वो 50% सॉल्व हो चुका है, 50% भी अगर आपने सॉल्व कर लिया, इसके तुरंत बाद क्या करिए, आप अगर लगता है कि भैया मैं फंस गया, अब नहीं सॉल्व हो रहा, तुरंत इसको स्किप करिए और स्किप करके आगे बढ़ जाइए। क्योंकि आप क्या करते हो ना, आपका वहां पे ईगो सामने आ जाता है, ईगो सामने आ जाता है। अरे यार ऐसा क्वेश्चन तो मेरे सर ने पढ़ाया था, ऐसे क्वेश्चंस को तो मैंने बहुत प्रैक्टिस की है, ये हमसे नहीं लगेगा, इनकी इतनी हिम्मत, ये हमसे नहीं सॉल्व हो रहा है, हम धुरंधर, हम बाहुबली। ये चीज एग्जाम में नहीं करना। आपको अगर लगता है कि कोई क्वेश्चन आपका फंस गया है, सिंपल सा तरीका, उसको ईगो पे मत लेना, छोड़ देना। स्किपिंग कैपेसिटी जिसकी बढ़िया होगी, जो क्वेश्चंस को जितने बेहतर तरीके से स्किप करेगा, किस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, किस क्वेश्चन को छोड़ना है, बैंक एग्जाम्स में अगर ये टेक्निक आप सीख गए तो एग्जाम आपका बन जाएगा। तो भाई साहब टाइम मैनेजमेंट जो है वो ध्यान रखना है। क्वेश्चन स्किप करने पड़ेंगे, नहीं लग रहा है तो तुरंत स्किप कर दो, उसको रीचेक करने की जरूरत नहीं है, बाद में समय बचेगा तो भले देख लेना। बट एट दैट टाइम, क्योंकि उस समय प्रेशर होने की वजह से हम अपनी गलती को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, हम ये नहीं पता नहीं लगा पाएंगे कि यार मैंने गलती कहां की। इससे बेहतर है टाइम खर्च करने से अच्छा है उस क्वेश्चन को उसे स्टेप पे छोड़ दो। दूसरा पॉइंट रीडिंग स्किल, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एग्जाम में क्या होता है, एग्जाम में हम अपनी जो नॉर्मल रीड करने की स्पीड है उससे दोगुनी स्पीड से भागने की कोशिश करते हैं, 2x में। नॉर्मली जब मैं मॉक देता हूं, नॉर्मल जब मैं क्लास में क्वेश्चन को करता हूं, तो मेरी जो स्पीड है, जब हम एग्जाम में बैठते हैं तो क्या करते हैं, हमको लगता है दोगुनी स्पीड से भागो, और आप क्वेश्चन को इतनी फास्ट रीड करते हो कि वो कह क्या रहा है, उसकी लैंग्वेज क्या है, उसने बताया क्या है, उसने पूछा क्या है, सब आपके सर के ऊपर से निकल जाता है। इसको रीड करने में, एक बार रीड करने में जो आपने टाइम दिया वो समय हो गया खराब, वो समय खराब हो गया। अब आप उसको दोबारा रीड करोगे, तो इससे बेहतर है कि आप क्वेश्चन को अपनी जो नॉर्मल स्पीड है उसी के साथ रीड करिए। बहुत ज्यादा आपको हाई स्पीड के साथ रीड करने की जरूरत नहीं है। जो नॉर्मल स्पीड आपकी है, जिस स्पीड के साथ आप अभी तक चल रहे थे, वही स्पीड आपकी रीडिंग की मेंटेन होनी चाहिए। बहुत फास्ट रीड करने का दोस्तों कोई फायदा नहीं, बहुत फास्ट इसको रीड मत करिएगा। रीडिंग स्पीड पे ध्यान दीजिएगा, रीडिंग स्किल आपकी यहां पे काम करेगी। सिंपल सा फंडा, जैसे अभी तक कर रहे थे वैसे कल भी करके आना। ये मत करना कि कल पता लगे तुमने अपनी स्पीड को डबल एक्स कर लिया। यूट्यूब का वीडियो नहीं है कि डबल एक्स कर लोगे तब भी समझ में आएगा कि हाँ क्या कहा जा रहा है, वो एग्जाम का क्वेश्चन है। तो रीडिंग स्किल पे क्या करना, रीडिंग स्किल पे ध्यान देना। तीसरी बात दोस्तों, जब भी किसी क्वेश्चन को आप रीड करना, किसी भी क्वेश्चन को अगर रीड करना, ठीक, तो रीड करने के बाद हिट एंड ट्रायल का यूज मत करना। हिट एंड ट्रायल का देखो, जब हम क्वेश्चन को रीड करते हैं ना, तो रीड करने के बाद हमारा माइंड हमको ये बता देता है
कि परफेक्टली ये क्वेश्चन मैं कर पाऊंगा या फिर मुझसे नहीं हो पाएगा, या फिर एक सिचुएशन ऐसी बनती है जब माइंड ये कहता है कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये वो पॉइंट्स है जो मैं दोनों के लिए बता रहा हूं, मैथ और रीजनिंग दोनों के लिए। जब हमारा माइंड हमसे ये कहे कि परफेक्टली डन आप कर सकते हो, तो आप उस क्वेश्चन को उठाइए और फटाक से सॉल्व कर दीजिए। लेकिन अगर आपके माइंड में ये आता है कि ये मुझसे नहीं होगा, तब तो आप स्किप ही कर दोगे। बट एक तीसरी सिचुएशन है डाउटफुल वाली, कि माइंड कहता है कि लगा के देख लो, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आपको इस भ्रम में डाल रहा है, जो आपको इस डाउट में डाल रहा है कि ये तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तुरंत उस क्वेश्चन को क्या करिएगा, स्किप कर दीजिएगा, लीव कर दीजिएगा। उसको करने की जरूरत नहीं है। हिट एंड ट्रायल मत करना वहां पे कि लगा के देखते हैं, हो गया तो बढ़िया, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। क्योंकि आपके पास करने को इकलौता वही क्वेश्चन नहीं है, करने को आपके पास पूरे पेपर में और भी कई सारी चीजें हैं। अगली इंपॉर्टेंट बात, चौथा नंबर पॉइंट, टाइमर। ये टाइमर जो है ना दोस्तों, टाइमर ये बड़ी खतरनाक चीज है। ये वही टाइमर है जो आपके कंप्यूटर की विंडो पे इधर यहां पे चलता रहता है, जो चलता कहां से है, 45 से। अब खैर 45 नहीं आएगा, अब तो सेक्शनल आएगा, जैसे रीजनिंग पे 25 से, और ये पीछे की तरफ बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा, 24, 23। आपको इस पे कम से कम नजर डालनी है। जितनी बार इसको देखोगे ना, उतनी बार प्रेशर होगा। जितनी बार आप इस टाइमर की तरफ देखोगे, उतनी बार आपको प्रेशर फील होगा, उतनी बार आप पैनिक होगे। इससे अच्छा है इसको कम से कम देखिए, इसको क्या करो, कम से कम देखो। हाँ, जब आपको लगे कि अब मेरा टाइम खत्म होने वाला है, लास्ट के जब 3 से 4 मिनट बचे, तब आप इसको देख लो, क्योंकि लास्ट के 3 से 4 मिनट में आपको क्वेश्चन का सिलेक्शन करना होगा। अब पता लगा बचा है 2 मिनट और तुम कोई तगड़ी पजल उठा के सॉल्व कर रहे हो, यार ऑब्वियस सी बात है वो नहीं होने वाली 2 मिनट। तो उस 2 मिनट का यूटिलाइजेशन कहां करोगे, उस 2 मिनट का यूटिलाइजेशन करोगे वन लाइनर पे, या अदर सेक्शन जो पजल के अलावा पूछे जाते हैं रीजनिंग में, या फिर मैथ में भी है कि आपके पास 1 मिनट का टाइम बचा है। मुझे पता है मेरे पास कोई सिंप्लीफिकेशन या अप्रॉक्सीमेशन का क्वेश्चन बचा हुआ था, वो पहले नहीं हो रहा था, उसको जाके भले सॉल्व कर लो। अब 1 मिनट का टाइम बचा हुआ है, लेंथी अरिथमेटिक है, डीआई है, तो वो तो कर नहीं पाओगे। तो लास्ट टाइम इसको आप देखो, लेकिन एक हैबिट होती है ना कि स्टार्टिंग से ही टाइमर को देखना स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग से ही बार बार क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, बीच में ही अधूरे क्वेश्चन पे नजर कहां जा रही है, टाइमर पे। इसको कम से कम देखना, टाइमर को थोड़ा सा अवॉइड करना, मतलब देखना है, ऐसा नहीं कि इसको नहीं देखना, बट इसको कम से कम देखना, टाइमर को बहुत ज्यादा नहीं देखना है। पांचवी बात यह है, आप एग्जामिनेशन के दौरान पैनिक बहुत ज्यादा होते हो। और वो पैनिक पता है आप कैसे होते हो, वो पैनिक आप होते हो क्वेश्चंस को देख के। अच्छा आप मुझे एक बात बताओ, किसको नहीं पता कि रीजनिंग में 4 पजल आएंगी, तो उसमें से 2 पजल आपकी अच्छी होंगी, 2 नॉर्मल होंगी। किसको नहीं पता कि डीआई के क्वेश्चंस जो हैं वो लेंथी आएंगे। अरे किसको नहीं पता कि क्वाड्रेटिक पे जो रूट्स निकालना होगा वो बड़ी बड़ी वैल्यूज के निकालने होंगे। किसको नहीं पता कि वेरिएबल वाले क्वेश्चन आएंगे, सबको पता है। आप सब इस बात को जानते हो कि जैसे मैं मैथ की ही बात कर लूं, तो मैथ में भला कौन नहीं जानता, मैथ में सब जान रहे हैं कि डीआई के जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें से 2 से 3 क्वेश्चन होंगे जो आपके लेंथी होंगे, जो आपको थोड़ा सा बड़े बड़े मिलेंगे। किसको नहीं पता कि जो आपके एग्जाम में अरिथमेटिक आने वाली है, जो अरिथमेटिक आने वाली है उसमें आपको वेरिएबल्स देखने को मिलेंगे। सब जानते हैं कि वेरिएबल्स देखने को मिलेंगे। सबको पता है दोस्तों कि जो क्वाड्रेटिक आने वाली है, उस क्वाड्रेटिक में जो रूट्स आप निकालते हो वो रूट्स आपके बिग वैल्यू के होंगे, वो आपके हो सकता है आसान ना मिले। कौन नहीं जानता कि इस एग्जाम में आपका Q1 Q2 भी देखने को मिलता है, कौन नहीं जानता कि इस एग्जाम में डेटा सफिशिएंसी भी देखने को मिलता है। लेकिन ये सब जानते हुए भी जब आप एग्जाम में इनको देखते हो तो पता नहीं क्यों आपके माइंड में एक हाइप क्रिएट हो जाती है, अरे वेरिएबल आ गया, अरे डीआई का इतना बड़ा क्वेश्चन, अरे क्वाड्रेटिक में इतने बड़े बड़े रूट्स। इन्हीं के लिए तो आप पिछले 1 साल से प्रिपेयर हो रहे हो। लास्ट ईयर के आरआरबी से आज की इस आरआरबी तक आप क्या देख रहे हो, कैसे अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो? क्या आपने लास्ट ईयर जो गलतियां की वो आपको इस साल भी करने का इरादा है? नहीं ना, इस साल भी तो वही गलतियां दोहराने का इरादा नहीं है। जो बिगिनर है आपको आपके एजुकेटर बार बार यही बता रहे हैं कि हाँ यार ऐसा पैटर्न आता है, सारे के सारे एजुकेटर्स बता रहे हैं। तो इनको देख के एग्जाम में पैनिक क्यों होना भाई? इनको देख के आप ऐसा क्यों सोचते हो कि अरे यार ये तो बहुत ज्यादा टफ आ गया, बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा? भाई नॉर्मल ट्रीट करो,
नॉर्मल ट्रीट करो अपने आप को। इनको देख के एग्जाम में हवा बनाओगे तो पेपर तो वैसे ही बिगड़ जाना है, पेपर तो आपका वैसे ही बिगड़ जाना है। तो इनको देख के बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा हवा बनाने की जरूरत नहीं है दोस्तों। ये हमेशा आया है, आएगा, हमेशा इन द सेंस पिछले 2-3 सालों की मैं बात कर रहा हूं, आया है, इस बार भी आएगा। और इनके साथ कैसे टैकल करना है वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, वो सब आपने पिछले काफी दिनों में क्लासेस के थ्रू सीखा, अपने मॉक के थ्रू सीखा, आपने अभ्यास बहुत किया। तो कुल मिला के इस पूरे सेशन को अगर मैं समराइज करूं तो सिंपल से एक बात मैं कहना चाहता हूं, कल और परसों या आगे जो भी एग्जाम आपके हैं कोई एक्सपेरिमेंट मत करिएगा, कोई एक्सपेरिमेंट मत करिएगा। जो पिछले इतने दिनों से आप चीजें कर रहे थे वही चीजें करिएगा। किसी नंबर को सोच के मत जाइए कि एग्जाम में हम इतना करके आएंगे, इतना करके आएंगे, कुछ नहीं। जैसा एग्जाम में एग्जामिनर माहौल बनाएगा हम अपने हिसाब को, अपने आप को वहां पे वैसा ही परफॉर्म करके आएंगे। तीसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट, जो मैंने ये टिप्स दी हैं आपको, इनका ख्याल रखिएगा। टाइम मैनेजमेंट हो गया, रीडिंग स्किल हो गई, अपनी स्पीड को नॉर्मल रखिएगा। क्वेश्चन रीड किया, हिट एंड ट्रायल का यूज मत करिएगा, ईगो पे क्वेश्चन मत लीजिएगा, टाइमर को बार बार मत देखिएगा, इन सारे क्वेश्चंस को देख के पैनिक मत होइएगा, क्योंकि आप इनको देख के पैनिक हो जाओगे तो उसका इंपैक्ट आपके एग्जाम में भी पड़ेगा। बाकी ऑल द बेस्ट आप सभी को, आप सभी के एग्जाम के लिए। उम्मीद करता हूं कि आप बेहतर करके आएंगे, और बेहतर वही कर पाएगा जिसने बेहतर तरीके से पढ़ाई की है। साफ सुथरी बात, बड़ी प्रैक्टिकल बात है, जैसा बोगे वैसा काटोगे, जैसा बोगे वैसा ही काटोगे, सिंपल सी बात है। तो जो आपने इन पिछले 2, 4, 6 महीनों में अपनी हरकतें की होंगी, बढ़िया तरीके से आपने प्रैक्टिस और अभ्यास कर रखा है, तो डेफिनेटली आप कल बेहतर करके आएंगे। अगर आपने लापरवाही से पढ़ाई की है तो एग्जाम आपका कल खराब होगा, और कल का एग्जाम जिनका खराब होगा उनको आगे के एग्जाम्स के लिए सीख लेने की भी जरूरत है। तो पहले कल एग्जाम में बैठिए, क्योंकि सब तो नहीं पास होने वाले, देने तो लाखों बच्चे जाएंगे, क्या सबका प्रीलिम्स निकलेगा? नहीं निकलेगा, बड़ी प्रैक्टिकल बात है। तो जिनका निकल रहा है अच्छी बात है, जिनका नहीं निकलेगा उनको रोना धोना नहीं है। आप अपनी गलतियां देखिए कि आपने क्या किया है। अभी आपके पास इस साल और भी कई सारे मौके हैं, उन मौकों में अगर कोई एक मौका भी आपने हाथ लगा लिया तो जिंदगी आपकी संवर जाएगी। मिलते हैं दोस्तों आपसे फिर कल एनालिसिस में कि कैसा पेपर रहा, और 4 तारीख की एनालिसिस मैं खुद करवाने वाला हूं, क्योंकि मैं खुद भी एग्जाम देने जा रहा हूं 4 तारीख को मॉर्निंग में 8 AM पहली शिफ्ट में मेरा भी एग्जाम है। तो उसके एनालिसिस मैं खुद ही आपको बता दूंगा एग्जाम सेंटर के बाहर से ही कि कैसा पेपर का क्या माहौल रहा। थैंक यू सो मच एवरीवन, रखिए अपना ख्याल, हौसला बुलंद करिए। अगर आपने मेहनत की है तो हिम्मत मत हारना, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक, समय लग सकता है बट एट द एंड वो जो मेहनत आप जिस चीज के लिए कर रहे हो वो आपकी होकर रहेगी। ठीक है, सो पैनिक मत होइए, अपने आप को तसल्ली दीजिए, बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए, और आराम से कल जाके पेपर में एग्जाम में अटेम्प्ट करिए और बेहतर करके आइए। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू, बाय एवरीवन।